हेलो मेरे कमांडोज एंड मेरे गुड्डा वीडियो। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं। हमारा लाइट चैप्टर पूरे अच्छी तरीके से खत्म हो चुका था। नहीं, लाइट चैप्टर नहीं, लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन टॉपिक है, मतलब कि आधा टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से खत्म हो चुका था। आपने वीडियो देखा भी होगा, आपने बहुत सारा प्यारा कमेंट भी किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपने पूरा कमेंट में अपना प्यार दिखाया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमने बोला भी था कि नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिफ्रैक्शन के ऊपर, आपने कमेंट में भी किया था कि रिफ्रैक्शन टॉपिक सर बता दीजिए। मैं आपके लिए आ गया हूं, आपका भैया आपके सामने आ चुका है रिफ्रैक्शन टॉपिक को लेके। आज हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। ये रिफ्रैक्शन टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे का डर, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा डर किसी टॉपिक से है, उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बच्चे जितने डरते हैं ना, आज उस सारे डर को मैं उनके दिल से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। उनका सारा डर मैं आज खत्म करने वाला हूं, क्योंकि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जो शायद कोई टीचर आपको ना बताता हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद कराने के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो शायद आपके लिए यूनिक होगा। एक बार वीडियो देखिएगा, वीडियो अंत तक देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे तो रिफ्लेक्शन क्या है? पहले रिफ्लेक्शन जान लेते हैं। रिफ्लेक्शन वैसे पढ़ा है। रिफ्लेक्शन में होता क्या था, एक मीडियम से लाइट आता था, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता था। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सॉरी, चूंकि अभी रात हो चुका है तो हम डिनर करके वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट है, लगभग 10:30 बज रहा टाइम, तो डिनर करके वीडियो बना रहे हैं। तो क्योंकि अगर आपका भाई आपके लिए इतना रात तक जग रहा है, आप भी जगे होगे अपने रिजल्ट के लिए, तो वीडियो देख लो तो एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। हाँ, तो रिफ्रैक्शन टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन कहता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, वहां पर रिफ्लेक्शन में क्या था, मीडियम चेंज नहीं था, सेम मीडियम में आता, सेम मीडियम में चला जाता था। लेकिन इसमें क्या था, जब लाइट किसी एक मीडियम से आया और उस दूसरे मीडियम में घुसते ही रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने का मतलब क्या है, लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। डेविएट होते ही क्या होगा, उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को, उस लाइट के उस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है जब कोई लाइट का रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। हुआ थोड़ा बहुत भी क्लियर? डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा जा रहा, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब लाइट का जो पाथ है वो बेंड कर गया किसी दूसरे मीडियम में जाने से। इस पूरे फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आखिर हुआ क्यों है? आखिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अरे अच्छा ये मीडियम क्या है? आपने कभी सोचा ये मीडियम, ये जो मीडियम है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये मीडियम क्या है? ये मीडियम कैसा होगा? ये मीडियम किस तरीके का होगा? मीडियम, देखो मीडियम तीन तरीके के हो सकते हैं। अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें, तो चाहे वो ट्रांसलूसेंट हो, चाहे वो ऑपेक हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो। तो यहाँ ऑपेक ऑब्जेक्ट का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से एक मीडियम, जैसा एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है, ऑपेक मीडियम है, तो उसमें लाइट ट्रेवल नहीं करेगा। लाइट ट्रेवल नहीं करता है ना। अगर एक आयरन का बॉक्स रखा हुआ है तो अगर हम उसमें से एक साइड से दूसरे साइड लाइट जाने की कोशिश, नहीं जाएगा। ऑपेक में लाइट नहीं जाता। ट्रांसलूसेंट में जा सकता है, ट्रांसलूसेंट एक ग्लास स्लैब ट्रांसलूसेंट हो सकता है। ट्रांसपेरेंट में आपको पूरा क्लियर दिखाई देता है। तो मीडियम क्या है? एक मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाता है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लाइट जब अपने पाथ से डेविएट होता है, इसका मतलब कि एक मीडियम और दूसरे मीडियम में कुछ ना कुछ तो ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से लाइट अपने पाथ से डेविएट हो रहा है कि नहीं? मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही होगी तो ये ग्लास स्लैब आपको याद होगा, क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं, तो ये ग्लास स्लैब आपको याद होगा। एक रेयरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। हम क्यों कहेंगे कि एक ऑप्टिकली रेयरर है, एक ऑप्टिकली डेंसर है? मींस जब लाइट रे किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और लाइट रे डेविएट हुआ, तो हम एक को रेयरर कहेंगे, दूसरे को डेंसर कहेंगे। डेंसर मीडियम क्या है? अब जैसे मान लो कि एक मेला है, मेला लगा हुआ है और आप मेले में गए, अभी तो कुछ नहीं है, एक पूरा खाली रास्ता है, और जैसे ही मेले में घुसे, क्या था, पूरा इलाका भरा हुआ था। अब आपकी गाड़ी की जो स्पीड है, स्पीड क्या होगा? गाड़ी की स्पीड कम होगी। गाड़ी की स्पीड कम होते ही आपका पाथ भटक जाएगा। आप चाहोगे कि पतली गली से निकल जाए, कैसे भी पतली गली ढूंढने की कोशिश करोगे। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है लाइट के साथ भी। लाइट जब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो अपने पाथ से भटक जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। क्या होता है, मैंने बोला है, इसका कॉज क्या है? इट हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। मतलब अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, जिसकी वजह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही लाइट एंटर करता है, उसका स्पीड चेंज, और इसका स्पीड चेंज होने से उसका पाथ भी चेंज हो जाता है, उसमें डेविएशन दिखाई देने लगता है, जिस पूरे फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा? इतना तो समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन समझ में आ गया है। रिफ्रैक्शन को आगे करेंगे तो रिफ्रैक्शन अलग अलग तरीके से होगा। मैंने बोला दो मीडियम होगा, एक रेयरर हो सकता है, दूसरा डेंसर होगा। तो क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, लाइट रेयरर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयरर में जाए? ऐसा दो कॉन्सेप्ट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। उस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, क्या है इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एक ये मीडियम है, ऊपर में है रेयरर मीडियम और नीचे है ये डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है,
मतलब क्या है, जब आप खाली रोड से भीड़ भाड़ वाले इलाके में, मेले वाले इलाके में घुस रहे हो, तो आप पतली गली ढूंढोगे ना, पतली गली ढूंढोगे। इसका मतलब आप जो रे जा रहा था उससे नजदीक भागोगे, नॉर्मल की तरफ भागोगे, नॉर्मल की तरफ झुक जाओगे। याद कर लो क्या बोला मैंने, अगर रेयरर से डेंसर में जाएंगे, डेंसर में जाते हैं स्पीड कम होता है, स्पीड कम होते ही लाइट क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। रेयर से डेंसर में गया, ये लाइट ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे घूम के ये ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ऐसे ना होके ऐसे गया, मतलब लाइट रेयर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। इससे उल्टा होगा ये, अगर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका में घुस गए तो क्या होगा, अब भीड़ भाड़ वाला से खाली इलाका मिलेगा तो क्या होगा, फटाक से किसी भी गली से होकर भाग जाओगे, चारों तरफ क्या है आपका पूरा खुला है, तो क्या होगा, ऐसे देखो, जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन लाइट क्या हो रहा है, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल क्या होता है पता है ना, नॉर्मल क्या होता है पहले भी बताए थे ना, नॉर्मल होता है प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन। तो ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर भाग जाता है, नॉर्मल से दूर भागता है, इसका मतलब क्या है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, रेयरर में जाते हैं स्पीड उसका तेज, जिसकी वजह से उसके अंदर डेविएशन भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। आई बात समझ में, याद कर लो, रेयरर से डेंसर, डेंसर में गए तो स्पीड कम होते वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, डेंसर से रेयरर में गए, रेयरर में जाते स्पीड ज्यादा होते ही स्पीड क्या होगा, वो डेंसर नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। याद हो गया। अब क्या है, अगर हम इसको परपेंडिकुलर गिरा दे, अगर हम इसको परपेंडिकुलर गिरा दे मतलब सीधे गिरा दे, अगर हम इसको सीधे गिरा दे तो क्या होगा, इसमें डेविएशन नहीं होगा, इसमें डेविएशन नहीं होगा, चाहे मीडियम कैसा भी हो, डेविएशन ना हो, डेविएशन ना होते हुए क्या होगा, लाइट सीधे चला जाएगा, रिफ्रैक्शन वहां पे दिखाई नहीं देगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी डिस्कस कर लिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन में रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, दो ही तरीके के तो मीडियम होंगे, एक ना एक रेयर होगा तो उससे ज्यादा तो डेंसर वाला होगा, तो दो ही तरीके के तो मीडियम होंगे, एक रेयर दूसरा डेंसर। रेयर डेंसर की बात करिए, डेंसर रेयर की बात करिए, फिर बात करिए कि नॉर्मल गिरेगा तो क्या कंसेप्ट होगा। अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है, आपके सामने ये फिगर दिख रहा होगा, ये ग्लास स्लैब दिख रहा है आपको, ये एक क्या है, अगर शीशे का है तो डेफिनेटली अगर ऊपर एयर होगा और ये ग्लास है तो ग्लास वाला डेंसर होगा ना, ग्लास के पार्टिकल्स क्या है, नजदीक नजदीक है तो वो डेंसर होगा। अब देखो लाइट आया, अगर हमने बोला कि रेयरर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक गया, नॉर्मल की तरफ झुका, लाइट यहां पहुंचा, यहां पे देखो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक ये है पॉइंट ऑफ जहां पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसा, यहां रेयरर से डेंसर में घुसा, रेयरर से डेंसर में घुसा, डेंसर में घुसते ही क्या हो रहा है, लाइट डेविएट हुआ नॉर्मल की तरफ, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां पे, जब लाइट फिर डेंसर से रेयरर की तरफ निकल रहा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको इधर बताया गया, ये वाला कॉन्सेप्ट आप इधर अप्लाई कर लो, क्या हुआ, अब जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो लाइट को जाना चाहिए कैसे, ये जाना चाहिए, लेकिन लाइट भागेगा, क्या भागेगा भाई, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, भागेगा ना। अब देखो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ये पूरा दिख रहा है, लाइट ऐसे आया, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन नॉर्मल की तरफ झुका, फिर डेंसर से रेयर गया तो नॉर्मल से दूर भाग गया, ये था। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको देखना होगा, क्या है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहा है, लाइट जो इमर्ज हो रहा है वो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होगा, जिस एंगल से आया उसी एंगल से वो इमर्ज होकर निकल जाएगा, लेकिन और क्या, अगर उसी एंगल से आकर निकल जा रहा है तो फिर कैसे डिवीजन निकल जाए, रिफ्लेक्शन भूल जाओ, रिफ्लेक्शन थोड़ी देर के दिमाग से हटा दो, इस टॉपिक को समझना है तभी रिफ्लेक्शन हटाओ। आप जरा ये सोचो, ये स्लैब और ये स्लैब क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस है क्या, पैरेलल लाइंस है क्या, पैरेलल लाइंस है, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल इसके साथ बनेगा और ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो हमने बोला एंगल आई इक्वल होगा एंगल ई के। नेक्स्ट आते हैं, अभी देखो ये देखो, जो रे ऑफ लाइट, जो हम लेजर लाइट से हम टॉर्च जलाए तो ये लाइट तो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट में डेविएशन आया और लाइट अपने पाथ से इतना दूर भटक गया, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट अपने पाथ से इतना डिफरेंस आ गया, इसमें लाइट इतना दूर अलग हो गया, ये इस पूरे डिस्टेंस को, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड करेगा, कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये डिपेंड करेगा क्या, किसी चीज पे डिपेंड करेगा, थोड़ी देर में समझाएंगे आपको। एक नोट याद कर लो, अभी हमने बोला कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या डिफरेंस है। हमने बोला ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको कहेंगे, जब लाइट, जैसे हमने बोला कि जैसे रोड पूरा खाली है तो बाइक बहुत तेज चलाओगे ना, मतलब मीडियम रेयर है, रेयर मतलब खाली 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 है, तो आपकी अगर स्पीड बाइक है, बाइक क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, तेज होगा। जैसे ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओगे
तो आपकी बाइक की स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर में जाओगे तो आपकी लाइट की स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। क्या लिखा हमने? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको कहेंगे? ऑप्टिकली क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम पूरा ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें सारा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है? लाइट के ऊपर है, ऑप्टिक्स के ऊपर है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको कहेंगे? लाइट की स्पीड जिस मीडियम से कम होगा, जिस मीडियम में, ये से नहीं है, जिस मीडियम में कम होगा वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। मतलब मान लो दो मीडियम है, दो मीडियम ऐसे आया, हम ऐसे तेज आए और ऐसे स्लो हो गए, ऐसे स्लो होकर जब जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइट बहुत तेजी से आया और ये स्लो डाउन हो गया। मींस ये जो मीडियम, ये जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है, ये रेयरर मीडियम है, और यहां से जो लाइट का स्पीड स्लो डाउन हुआ है, अब क्या हो गया? ये डेंसर मीडियम हो जाना। लाइट का स्पीड के लिए दो मीडियम, जिसमें तेज आया उसमें रेयरर, और जिसमें स्लो हो गया उसमें डेंसर मीडियम। ये था ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के लिए। और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का कॉन्सेप्ट देखो, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, क्या है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कंफ्यूजन आ गया ना, ओहो, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया भैया। भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही तो डर लग रहा था, इस टॉपिक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता तो सारा कॉन्सेप्ट बहुत इजीली आपने समझा दिया था। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों आया फिर से? यही तो दुख है, यही तो दर्द है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मैं हूं ना, मैं क्लियर करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं पूरी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म करके दिखाऊंगा आपको। आप बस मेरे पे विश्वास रखो, आपने विश्वास रखा तभी तो वीडियो देखा है, वीडियो फिर से देख रहे हो, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं ही खत्म करूंगा, इतने इजी तरीके से बता दूंगा कि फिर से आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लैटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी इसको छोड़ देते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब कि मीडियम क्या है? ज्यादा डेंसर है। मान लो कि ये मीडियम ज्यादा डेंसर रेयरर है, रेयरर से इसमें जब लाइट आया तो मीडियम बहुत ज्यादा, इस अभी जो कॉन्सेप्ट बात कर रहा है इससे ज्यादा डेंसर है। ज्यादा डेंसर तो नॉर्मल की तरफ ज्यादा झुकेगा, नॉर्मल की तरफ ज्यादा झुकेगा, तो इनके बीच में जो डेविएशन आएगा, जो इनके बीच में लैटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट ही बता देगा कि मीडियम ज्यादा डेंसर है या कम डेंसर है। मींस डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो डेंसिटी मीडियम का कम है, ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ज्यादा है। ये तो समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेक्स्ट स्लाइड में भी इसको जब हटाएंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी हम लोग पढ़ेंगे, तो पूरा तरीके से लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझा देंगे। हमने बोला कि मीडियम में रिफ्लेक्शन कब होता है? स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा तो डेविएशन, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट क्या बोले हमने? स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से क्या होता है? डेविएशन होता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, इसका मतलब क्या है? याद रख लो, अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, बिल्कुल नोट कर लो, अभी दिमाग में ऐसे ऐसे नट की तरह कस लो। अभी जो बोल रहा हूं एक लाइन याद कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही, मान लो कि ऐसे आया, बहुत तेजी से आया और पूरा वीडियो पूरा ऐसे स्लो हो गया, मतलब क्या? लाइट की स्पीड बहुत स्लो होने का मतलब क्या है? मीडियम बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? नहीं है ना? अभी जब आगे क्लियर करेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। तो ये स्लाइड का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाक से आइए अब देखते हैं। अभी हम लोग जस्ट देखें तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी था, उसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो तरीके का होगा। क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और लाइज ऑन द सेम प्लेन। जैसे मान लो मैंने एक मीडियम बनाया, लाइट आया, लाइट आके डेविएट हो गया, इतना डेविएट नहीं होगा भाई, लाइट आके डेविएट हो गया, इसको जाना चाहिए था ऐसे, और ये है नॉर्मल हमारा। तो जो लाइट डेविएट होता है, ये रेयरर से डेंसर में लाइट आया है, इधर से लाइट आया है और इधर को जा रहा है। तो क्या कर रहा है? ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूरा इक्वेशन, पूरा जो ये स्टेटमेंट लिखा है ना 3 लाइन का, ये पूरा स्टेटमेंट याद कर लो, क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा जाता है। कहा जाता है कि स्टेट्स स्नेल्स लॉ, पूरा स्नेल्स लॉ को स्टेटमेंट लिख दो भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। और इतना सिंपल क्वेश्चन अगर बोर्ड पूछेगा तो आप पूरा का पूरा मार्क्स लेके आओगे, अगर बोर्ड पूछेगा। नेक्स्ट है स्नेल्स लॉ। क्या कहता है? इसका नाम स्नेल्स लॉ से प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी है। कहता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब किसी दो मीडियम के लिए, किसी दो अलग अलग मीडियम के लिए, एक रेयर एक डेंसर के लिए, किसी दो अलग अलग मीडियम के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन थीटा होगा, मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब ये क्या है? एंगल आई है, ये क्या है? एंगल आर है। तो बोला गया साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट बाई साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है? पूरी कहानी कांस्टेंट वैल्यू देख के तो डर लग गया होगा ना दोस्त, है ना भाई? डर लगा क्या? डर लगा ना? नहीं लगेगा, लगा भी होगा तो अभी खत्म कर देंगे। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस यस, थोड़ा सा दिल धक 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 किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कोई बात नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज खत्म करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब मैंने ये क्यों बोला कि गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए ही, मतलब एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए, मतलब अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग होगा क्या? अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग होगा, एग्जैक्टली अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग होगा। क्यों बोल रहे हैं? कांस्टेंट है, यहां पे लिखा गया है sin i by sin r इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, ये कांस्टेंट होगा गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए। गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट क्यों होगा? अगर एक पेयर ऑफ मीडियम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस तरीके से हम जाएंगे उसी रेशियो में रिफ्रैक्शन होगा। क्यों क्यों होगा भाई? क्यों होगा? क्योंकि मीडियम तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मीडियम तो हम चेंज नहीं कर रहे। अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन तो उतना ही होगा जितना उन दोनों के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस होगा, जितना रेयरर और डेंसर होने का डिफरेंस होगा उतना ही रिफ्रैक्शन होगा, हमेशा उतना ही होगा। इसलिए क्या होगा? ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होगा। आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे? द इंडेक्स ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन द रे ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस इन द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मतलब क्या है? किसी गिवन पेयर मीडियम में लाइट आने की वजह से जो डेविएशन हो रहा है, उस डेविएशन का जो इंडेक्स है, मतलब कितना डेविएशन हो रहा है, कितना डेविएशन हो रहा है, वो ये क्लियर करेगा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला क्या गया कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट आया तो लाइट कितना डेविएट तो होगा, अलग अलग मीडियम है तो लाइट कितना डेविएट हो रहा है, जितना ज्यादा डेविएशन उतना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना कम डेविएशन उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस जो डेविएशन हो रहा है वो ये बताएगा कि एक मीडियम से दूसरा मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है या कितना ज्यादा रेयरर है। बात समझ आ रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ यही बताता है कि एक मीडियम से दूसरा मीडियम कितना ज्यादा डेंस है या कितना ज्यादा रेयरर है। आई बात समझ में? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि चेंज इन डायरेक्शन, क्या कहता है? ये जो चेंज इन डायरेक्शन है रे ऑफ लाइट में, कितना चेंज आ रहा है, जितना ज्यादा चेंज होगा इसका मतलब डेविएशन ज्यादा, डेविएशन ज्यादा का मतलब वो ज्यादा डेंस, और ज्यादा डेंस का मतलब लिखा गया है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मीडियम इज मोर डेंसर। ज्यादा डेंस होगा तो डेविएशन भी ज्यादा, डेविएशन ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? थोड़ा सा बता दो जरा, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर होगा? जैसे मैंने बोला कि एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है। हमने जस्ट अभी बोला जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ज्यादा किसका है? इसका ज्यादा, ये मतलब ये ज्यादा डेंस होगा, ये ऑप्टिकली डेंस ज्यादा होगा, ये लेस डेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्या है? इस ए वाले मीडियम में डेविएशन कम हुआ है, इस बी वाले मीडियम में डेविएशन ज्यादा हो रहा है। डेविएशन कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का मतलब डेंसिटी कम, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर कम। बात समझ में आई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब कि डेविएशन ज्यादा, डेविएशन ज्यादा, इसका मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ज्यादा होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अभी तक तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या दिक्कत है? फिर से सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब डेविएशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट डेंसर है और उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है तो डेविएशन कितना हो रहा है। अगर डेविएशन ज्यादा हो रहा है उस मीडियम का डेंसिटी, उस मीडियम का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगा, ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा शो करेगा। बात खत्म। ये एग्जांपल आपको याद आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, डेंसर ज्यादा, डेंसर कम। बात समझ में आ गई? आगे ना चलो, ये स्लाइड हमारा पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ कॉन्सेप्ट बचा गया है, बच गया, जिसको भी तुरंत इस स्लाइड को हटाएंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से। चलिए अब हम लोग आते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मेन टॉपिक पे। डेफिनेशन तो अभी हम लोग समझ गए। डेफिनेशन में हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो लाइट अपने पास से डेविएट होता है, जितना ज्यादा डेविएशन उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट डेंसर। आते हैं इसके फॉर्मूला पे। स्नेल्स लॉ के अनुसार कहता है कि sin i by sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? c by v होता है। ये c क्या है आपको पता होगा? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। एयर से कितना ज्यादा स्पीड उसमें कम हो रहा है, जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। एयर के अनुसार, बात मेरे समझ लो पहले पहले, एयर के अनुसार स्पीड ऑफ लाइट जितना कम होगा उस मीडियम में जाके, कम होने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डेंसर है, ऑब्जेक्ट डेंसर होने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। आई बात समझ में? मतलब रिलेशन, ये अगर स्पीड की बात की जाए, स्पीड ऑफ मीडियम की बात की जाए, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम की बात की जाए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता क्या है? गिवन मीडियम के स्पीड कितना है लाइट का उस मीडियम के अंदर। जितना कम होगा स्पीड उतना ऑब्जेक्ट डेंसर, जितना ऑब्जेक्ट डेंसर ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। क्लियर ना? पीछे से रिलेट हो पा रहा है ना? चलो, ये कॉन्सेप्ट तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अभी देखते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, इस कहते हैं, इसे कहते हैं मीडियम वन।
जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो जाने की वजह से इस क्लास को यहीं पे रोकना पड़ेगा। हमें ऐसा लग रहा है कि वो आवाज कट रहा होगा आपका, तो अगर माइक क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। टेक्निकल इश्यू की वजह से इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि माइक का बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। मैं जरूर आपको दिखाऊंगा, इसलिए कल मिलते हैं और आपका अगले वीडियो प्लीज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए समझा रहा था, आपको पता है। तो मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपके दिमाग में उतार दूंगा, इसलिए इसको समझ लो।